और खबरें विस्तार से जान लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चूरू गैंगवार मामले में बड़ा अपडेट आया है। एसओजी करेगी मामले की जांच। मौके के लिए 3 टीमें रवाना हो गई हैं। संपत नेहरा से पुलिस पूछताछ करेगी। होशियारपुर पंजाब जेल में बंद है संपत नेहरा। जेल में बंद होने के बाद भी ऑपरेट कर रहा है गैंग को। प्रदीप को कई बार नेहरा धमकी दे चुका था। तो गैंगवार में 2 ग्रामीण समेत 4 की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, चूरू गैंगवार मामले में एसओजी टीम जांच करेगी। 3 टीमें मौके पर रवाना हो चुकी हैं। संपत नेहरा पुलिस पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि संपत नेहरा होशियारपुर पंजाब की जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी वो गैंग को ऑपरेट कर रहा है। प्रदीप को कई बार ये दे चुका था, नेहरा धमकी दे चुका था। आपको बता दें कि आज जो गैंगवार हुई है उसमें 2 ग्रामीणों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त यही है कि इस वक्त जो इस वारदात की गैंगवार की जो आज हुई है उसकी जांच एसओजी करेगी। मौके से आपको बता दें कि 3 टीमें रवाना हो चुकी हैं। संपत नेहरा से पुलिस पूछताछ करेगी। संपत नेहरा होशियारपुर पंजाब जेल में बंद है। और बड़ी बात यह है कि संपत नेहरा जेल में बंद है, उसके बावजूद भी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। प्रदीप को कई बार धमकी भी दे चुका था ये। और आज के गैंगवार में 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 गैंग के सदस्य थे, जबकि 2 गांव के ही लोग थे। तो इस गैंगवार में को मारने के लिए आए थे और वहां गोलियां चलाई उन्होंने, जो मारने वाले थे। वो लोग 6 बताते हैं। इनमें 3 लोगों की तो ग्रामीणों की हो गई और 2 आए थे उनकी हो गई, और 2 के गोली लगी हुई है, उनको भर्ती कराया राजगढ़ सादुलपुर घायल है। पुलिस ने यह भी बोला है कि गोलियां चली हैं, मरा कोई नहीं। चलिए रुक करते अगली खबर की तरफ। किसान और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। एक तरफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ उनका मुद्दा संसद में गूंज रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी जमकर ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन समाधान के नाम पर हर तरफ खामोशी है। शनिवार को देश भर में चक्का जाम। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। बॉर्डर पर किसान, सदन में संग्राम। बहुत हुआ क्या, बताओ समाधान। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहां है वो अलादीन का चिराग, जिससे किसान आंदोलन का हल निकाला जा सके। शनिवार को देश भर में चक्का जाम होने वाला है। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले शुक्रवार को हुई राज्यसभा की कार्यवाही का तापमान भांप लीजिए। किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। किसानों के मुद्दे पर सदन के तेवर तो आप भी बखूबी भांप लिए होंगे। विपक्ष ने सरकार पर किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करने का तोहमत लगाया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष को न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि बार बार काला कानून कहने पर पूछा भी कि आखिर नए कृषि कानून में काला क्या है। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने एक बार फिर दोहराया कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों के हक के मामले में बेहद संजीदा है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि कानून में सुधार का मतलब ये नहीं
कि कानून में कोई कमी है। हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। मतलब साफ है कि फिलहाल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। इधर किसान नेता इससे कम में मानने को तैयार नहीं है। अपनी मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर शनिवार यानी 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है। ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। बता दें कि गन्ना की कटाई को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड को चक्का जाम से रियायत दी गई है। किसानों के इस चक्का जाम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है। दिल्ली के अंदर जितने भी जिले हैं उनके जिले के डीसीपी और जो पुलिस फोर्स उनकी तैनाती सेंसिटिव पॉइंट्स पर और बॉर्डर्स पर रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अभी 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस अफवाहों को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया पर भी नजरें जमाए बैठी है। चक्का जाम के बहाने किसी भी प्रकार का मिथ्या और भ्रांति ना फैलाया जाए, दुष्प्रचार ना किया जा पाए। जो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी टीमें लगातार सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों यानी सीआरपीएफ की 31 कंपनियों की तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे की जाल लगा लें। यकीनन इससे हिंसा और साजिशों पर तो लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उधर केरल के कोच्चि में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काली स्याही डाली। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को लेकर तेंदुलकर के ट्वीट के विरोध में यूथ कांग्रेस ने कटआउट पर काली स्याही डाली है। तो जिस तरह से रिहाना, मियां खलीफा और इसी तरह के कुछ हस्तियां जो विदेशी हस्तियां हैं, उन्होंने किसान आंदोलन पर विवादित ट्वीट किए थे, उसको लेकर सचिन तेंदुलकर ने भी जिस तरह से उन पर पलटवार किया था। और अब जो विवाद और बढ़ता जा रहा है, अब यूथ कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काली स्याही डाल दी। चलिए बात राज्य के बजट की कर लेते हैं। 17 फरवरी, जी हां, करीब तय हो गया है कि इसी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत हर वर्ग से बातचीत कर मरदुरा के विकास के लिए संतुलित बजट बनाने में जुटे हैं। कैसा होगा बजट? एक्सपर्ट से संवाद, अपनों बजट में हर तबके की बात, आपका बजट, आपका सुझाव, तैयारी पूरी है। अपनों बजट की संवाद पर संवाद हो रहा है, एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लेकर अलग अलग वर्गों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके सुझाव को गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में शामिल किए जाने वाली बिंदुओं पर टैक्स एडवाइजरी कमेटी, महिला उद्यमियों, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और खिलाड़ियों से संवाद कर उनका सुझाव लिया। हमने सरकार से मांग की है कि आप हाउसिंग फॉर ऑल के रूप में इस वर्ष को घोषणा कीजिए, ताकि सबको अपना आवास मिले, सस्ते आवास हो, और सरकार को कर के रूप में स्टील, सीमेंट, माइनिंग के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति हो। हमने अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र की तरह आप केवल 2 महीने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दीजिए, ताकि जो आवासहीन परिवार हैं
उनको राहत प्राप्त होगी। सुझाव ये थे कि जो ब्लड रिलेशन और साझेदारी और पार्टनरशिप में स्टाम्प ड्यूटी एक बार तो लग जाती है, और भविष्य में जब भी ब्लड रिलेशन में भाई अलग होते हैं, साझेदार अलग होते हैं, तो उनसे दोबारा स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि एक बार जिन उद्योगों जिन पे स्टाम्प ड्यूटी लग गई उन आइटम को दोबारा नहीं देनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर साफ कहा है, इस बार का बजट विकास को गति देने वाला होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर गुरुवार को रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरमैन नीता अंबानी ने वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक की सौगात दी है। नीता अंबानी ने सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में ब्रेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया, जो अपने तरह का पहला क्लिनिक है। It was our mission to provide world-class healthcare to every Indian at an affordable cost. Oncology has been one of our thrust areas from the very beginning. As an Indian, and especially as a woman, it is my greatest honor to announce the launch of a one-stop breast clinic. Women are inherent multitaskers. They look after children and families, manage homes and offices, balance personal and professional lives, but often neglect or don't find the time for their own health and well-being. Let's change that. वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग भी करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। ये कहानी एक 22 वर्षीय छात्र की है जिसने एक एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग जी यूनिट स्थापित करने के लिए अपनी बाइक बेच दी। बाईस साल के रोहित भट्टाचार्य जी आरबी इल्यूमिनेशंस के संस्थापक हैं। इन्होंने इस एलईडी बल्ब यूनिट की शुरुआत अपने माता पिता के बचत के पैसों और जो बाइक उन्हें गिफ्ट में मिली थी उसे बेचकर की। यह सब तब शुरू हुआ जब इनके कमरे में लॉकडाउन के शुरुआत में ही एक बल्ब बंद हो गया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो प्रकल्प है आत्मनिर्भर भारत योजना प्रोग्राम मैंने देखा तो उसी से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुरू किया जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एलईडी बल्ब का, जिससे मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर पाऊँ। रोहित, जिन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन से ठीक पहले आरबी इल्यूमिनेशंस की शुरुआत की थी, अब 7 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये एक दिन में लगभग 500 बल्ब बेचते हैं, जिससे हर महीने 2.5 लाख रुपए की कमाई होती है। I believe that everyone has that ability to do something innovative in life. Just we should use the ability in a proper way, ताकि हम सब आगे बढ़ पाए and it will help in nations building. रोहित के आरबी इल्यूमिनेशंस स्वाभिमान भारत में आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।